नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत में बात होगी आतंक पर योगी प्रहार की। जी हां, कानपुर से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार तार खुलते जा रहे हैं। ये तार एक बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने साफ कह दिया है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी पूरे देश पर किस तरह से वार करते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, क्योंकि जब बम फटता है तो वो किसी का धर्म नहीं देखता है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं योगी आदित्यनाथ के आतंक पर प्रहार की। और आज महाभारत में सीधे सीधे जो सवाल मैं उठा रही हूं वो ये कि योगी सख्त, आतंकी पस्त। आतंक पर मजहबी सियासत कब तक होगी? आतंक पर एकजुट होकर काम क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल आज ये पूछ रही हूं कि साजिश में और कितनी गिरफ्तारी, कौन निशाने पर, क्योंकि लगातार तार जुड़ते चले जा रहे हैं और दबिश दी जा रही है। कई और गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल पूछ रही हूं मानव बम का क्या है? महिला कनेक्शन, 3 महिलाओं को जिन्हें मानव बम बनाया गया, उनकी तलाश चल रही है। सवाल पूछ रही हूं कि आतंक की पाठशाला के आखिर कितने चैप्टर? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। आतंकी साजिश में बड़ा खुलासा, मददगार मौन। यूपी के दुश्मनों को योगी का अल्टीमेटम। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। आतंक की साजिश पर योगी प्रहार। आतंक फैलाओगे, बच नहीं पाओगे। 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आतंक पर मजहबी सियासत कब तक? जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई भी जाति, धर्म, मजहब नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है इस सरकार को जब इस सरकार हिंदू मुस्लिम देखने लगती है। यूपी को देश विरोधी ताकतें अपना निशाना बनाने की साजिश कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता साजिश करने वालों पर भारी पड़ रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी को दहलाने की साजिश को बेनकाब कर यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया कि आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर साफ किया कि आतंक हो या फिर अपराध, प्रदेश में पहले दिन से जीरो टॉलरेंस नीति है। जो भी सूबे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आम लोग ही आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने में मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की तारीफ की। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है।
इस बीच पकड़े गए आतंकियों से जारी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आतंकियों की प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ धर्मांतरण मामले पर भी बोलते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि सूबे में जनता के साथ किसी भी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सूबे से आतंक को साफ करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल आतंक की साजिश पर हिंदू मुसलमान कर उसे मजहबी रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई भी जाति धर्म मजहब नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है इस सरकार पे जब इस सरकार हिंदू मुस्लिम देखने लगती है। एजेंसियां पूरी तरीके से ऑन द टोज हैं, बिल्कुल आप सबको सुरक्षा देने के लिए, हम सबको, पूरे प्रदेश को, देश को सुरक्षा देने के लिए वो तत्पर हैं। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों के मंसूबे ही नहीं, इन सबको कुचलने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसी करेंगे। सवाल ये कि आतंक के खिलाफ साथ देने के बजाय उस पर मजहबी सियासत कब तक होगी, और सवाल ये भी कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सूबे की सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ क्यों। इस साजिश का एक एक तार जोड़कर आज आपको महाभारत में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताऊं कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से आतंक को लेकर सख्त हैं, और क्या यही वजह है कि आतंकी पस्त है। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इन गिरफ्तार आतंकियों ने किस तरह से जल्दी जल्दी राज उगले हैं। आतंकियों के मोबाइल में 12 वीडियोस मिले हैं, जी हां, और उन्माद से भरे ये वीडियोस हैं। ये इन वीडियोस का इस्तेमाल युवाओं को भटकाने के लिए किया जा रहा था। यही वीडियोस दिखाकर कैसे बाकी जो युवा हैं जिन्हें ये अपने साथ शामिल करना चाह रहे थे, उन्हें भड़काने के लिए किया जा रहा था। युवाओं को भड़काने के लिए सारे वीडियोस का इस्तेमाल, और आतंकियों की जो कॉल डिटेल्स मिली हैं, यानी किस किस को इन्होंने कॉल किया, उससे भी कई अहम खुलासे होते हैं। कहां कहां कॉल किया, दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली, हर जगह कॉल किया। यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था, उत्तर प्रदेश से, कानपुर से लगते हर इलाके में किस तरह से नेटवर्क को फैलाने की बात थी। कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की गई और इस वक्त भी कानपुर में दबिश दी जा रही है। मिन्हाज ने, यानी पकड़ा गया एक आतंकी, उसने 4 बार नेपाल भी कॉल किया। 2 अलग अलग लोगों से बात की है। यह सारी जानकारी इन दोनों से पूछताछ में सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ यही बात कह रहे हैं कि किस तरह से आतंक पर लगातार वार होगा। मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से आतंकी और आतंकियों को, यानी कि स्लीपर सेल में लोगों को शामिल कर रहे थे। 5 चैप्टरों को ऑनलाइन रेडिकलेशन नाम दिया गया और इसी के जरिए फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती थी। जिहादी लिटरेचर, जिहादी वीडियो पोस्ट किए जाते थे सीरिया के, म्यांमार के, ये दिखाकर जो लोग उस पर प्रतिक्रिया देते थे, यानी अगर आप लिखे गुस्से से भर देता है मुझे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करा जाता था कि कौन वो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस पर क्या लिख रहे हैं। 1 महीने तक इनको ऑब्जर्व किया जाता था, चिन्हित किया जाता था। इन 5 मॉड्यूल्स की बात सामने आई है, 5 चैप्टर्स की, जिसके जरिए इन आतंकियों को शामिल किया जाता था स्लीपर सेल्स में। मैं आपको बताती हूं, पहला उसका मॉड्यूल यानी पर्सनल चैट, जिन युवाओं को चिन्हित किया, यानी कि देखा आपने कि वो जिहादी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, इन युवाओं को उनके जवाबों के आधार पर चिन्हित किया। इनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी और उनसे मैसेंजर और ट्विटर पर पर्सनल चैट की जाती थी, यानी यह देखने के लिए ये क्या महसूस कर रहे हैं इस जिहादी वीडियो के बारे में। इन युवाओं की टोह ली जाती थी कि काम को लेकर ये लोग कितना इसे गलत या सही समझ रहे हैं, और सवालों के आधार पर इन हैंडलर्स जो है युवाओं का चयन करते थे। दूसरा आपको बताती हूं, इसका दूसरी कड़ी, यानी कि इस आतंक की पाठशाला का दूसरा चैप्टर, माइक्रो कम्युनिटी। चैट के बाद जो युवा चिन्हित होते थे, उन्हें हैंडलर उन लोगों की जानकारी देता था जो गिरोह के लिए पहले से ही जिहाद की रणनीति बना रहे होते थे। इनके लिए हैंडलर कहता है कि ये मेरे भाईजान है, यानी ये कहकर मिलाया जाता था, ये भाईजान है, यानी कि ये वो है जो अब शामिल होंगे हमारे साथ। ये आपके अंदर पनप रहे जिहाद को शांत करने का शानदार तरीका बताते थे। तीसरा मॉड्यूल, तीसरा चैप्टर इस जिहाद की पाठशाला का, और तीसरा चैप्टर किस तरह से फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि मिलना। पूरी तरह से जब ये संतुष्ट हो जाते थे कि ये वो लोग हैं जो प्रभावित है इस जिहादी वीडियो से, तो उसके बाद उन हैंडलर्स को मिलने की बात आती थी, आतंकियों को मिलने के लिए बुलाया जाता था। नए रंग रूट को फिर से टास्क दिया जाता था कि किस तरह से
टास्क को पूरा करना है, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती थी। इन गुर्गों को इस पर नजर रखने के लिए भी कहा जाता था, यानी कि अगर एक व्यक्ति को चिन्हित किया, इसको हम शामिल कर रहे हैं, उस पर कुछ 4 लोग नजर रखेंगे। टास्क में जो अच्छा करता था उसको फिर शामिल करने की बात की जाती थी। वीडियो कॉल से भी रूबरू आपस में इन्हें कराया जाता था। यह आतंक की पाठशाला है। मैं आपको बता रही हूं किस तरह से इन्हें मॉड्यूल में शामिल किया जाता था। वो स्लीपर सेल्स जो चल रहे हैं, वो किस तरह से इन लोगों को जो जिहादी लिटरेचर से या फिर जो जिहाद का रास्ता लेना चाह रहे हैं, उनको अपने साथ शामिल करते थे। 4th क्लास इसमें कंडक्टिंग ऑपरेशन नाम दिया गया, यानी कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। मीटिंग के बाद हैंडलर सभी को आतंकी घटनाओं को कहां और किस तरह करना है, कब करना है, इसकी जानकारी देता था। हैंडलर की ओर से क्या मदद होगी यह भी बताया जाता था। युवाओं को अपने स्तर से क्या क्या इंतजाम करने हैं यह भी उन्हें बताकर तय किया जाता था, और फिर घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पहले छोटे टास्क, उसके बाद देखा जाता था अगर ये उसे करने में उत्तीर्ण है, यानी कि अच्छा कर रहे हैं, तो इन्हें उस टास्क फोर्स में, जो कि आतंक की टास्क फोर्स है, उसमें शामिल किया जाता था। और AQIS आकिस इनेबल्ड, यानी कि अल कायदा और IS में शामिल होने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रक्रिया में जो युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल होते थे उन्हें आकिस इनेबल्ड, AQIS इनेबल्ड कहा जाता था। 2 और युवा इन घटनाओं से जो लोग प्रेरित होते थे, उन्हें भी इसमें किस तरह से शामिल करना है उसकी रणनीति बनाई जाती थी, जो संगठन के लोगों द्वारा सीधे तौर पर तैयार किए जाते थे, और इन्हें लेकर किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की रणनीति बनाई जाती थी। इसी की बात हम कर रहे हैं। तो ये वो 5 मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स जो आतंकी पाठशाला में चलते थे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी यूपी के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ BHU के प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक कौशल किशोर मिश्रा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक वकील गौरव गोयल जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही दिल्ली पुलिस के फॉर्मर ACP वेदभूषण साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अहमद लारी साहब, आप उन्हें कई बार महाभारत में देखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता साजन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी साहब, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत दानिश कुरैशी जी आपसे कर रही हूं। ये तो पूरी की पूरी आतंकी पाठशाला लगाई हुई थी सर, किस तरह से रेडिकलाइज करना है, किस तरह से शामिल करना है, वो राज उगल रहे हैं। आप आरोप अभी भी सरकार पर मढ़ रहे हैं, दानिश कुरैशी। देखिए, बात आरोप मढ़ने की और नहीं मढ़ने की नहीं है। अभी तक सरकार ने भी जिन लोगों को पकड़ा है उन पर आरोप ही है, कोई कोर्ट का फैसला नहीं आ गया, और कोर्ट के फैसले हमने देखे हैं सुचारिता कैसे है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा यूपी की ATS को, और योगी आदित्यनाथ जी को आपके टीवी माध्यम से एक सलाह भी दूंगा कि सुनने में ये आ रहा है कि अफगानिस्तान में इंडो अफगान डैम जो था उस पर तालिबानों ने कब्जा कर रखा है। यूपी ATS इतनी वो है उस्ताद कि उन्होंने ट्विन टावर उड़ाने वाले अलकायदा के गुर्गों को कुकर बम के साथ धर दबोचा है। तो मुझे लगता है कि इनको अफगानिस्तान भी क्यों सर, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है? आपकी ATS ऐसा काम नहीं कर सकती क्या? वेदभूषण जी को लीजिए एक बार वेदभूषण जी को लीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी बाकी मेहमानों पर। एक मिनट सर, आप ये तंज कस रहे हैं अपनी पुलिस पर। सर, आप तंज कस रहे हैं अपनी पुलिस पर, आपको अच्छा लगता है? अपनी पुलिस पर तंज कसते हुए आपको अच्छा लगता है? आपको भरोसा नहीं है कि वो अलकायदा के आतंकियों को पकड़ सकते हैं? सुचारिता सुनो मेरी बात, सुचारिता इनको शांत कराएं, मैं जवाब देता हूं इनकी बात का। किसका पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुना रहे हैं? सुचारिता इनको चुप कराएं, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। नहीं, कौन सा पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुना दिया सर? सर, कौन सा पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुना दिया? फिर आप कहते हैं कि हर बार आप फिर कहेंगे देखिए पाकिस्तान से जोड़ दिया। आतंकी स्टेटमेंट सर, जिन्हें पकड़ा गया है उन्हीं का स्टेटमेंट है, जिन्हें पकड़ा गया है उन्हीं से पूछताछ है। मैं ये कह रहा हूँ नरसिम्हानंद जैसे आतंकवादी में ये कह रहे हैं कि हिंदू युवा हथियार उठा ले। क्या कार्रवाई कर ली योगी ने अब तक उस पर? मैं एक बार मैं वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। वेदभूषण जी, मुझे ये बताइए, जो आतंकी यूपी में बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चिन्हित करी थी जगहें, जाकर रेकी कर ली कि यहां धमाके हो सकते हैं, किससे पहले? बकरीद से पहले, कांवड़ यात्रा निकले उससे पहले। उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो आप तंज कसे अपनी पुलिस पर कि भाई अलकायदा के आतंकी पकड़ लिया आपने। वाह! अरे हम कहां तंज कर? एक सेकंड वेदभूषण जी, सर पुलिस अफसर है, पुलिस की कैपेबिलिटीज के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें बताने तो दीजिए।
वेदभूषण जी बताइए। सुचारिता आपको हाँ। याद होगा, हिंदुस्तान ने अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को खोया था। उसमें एक महिला सुसाइड बॉम्बर थी। यस, उसमें भी एक महिला बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर थी जिसने चेन्नई में राजीव गांधी को उड़ाया था। जो महिला कनेक्शन निकल कर आ रहा है, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि इनके इरादे बहुत बड़े लेवल पर थे। जो इनका एक मॉड्यूल निकल कर आया, DIY मॉड्यूल, हाँ। डू इट योरसेल्फ, लोकल लेवल पर जो भी आपको मिले, प्रेशर कुकर मिले। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर ट्रांजिस्टर बम कांड हुए थे, इनको हिदायत दी जाती थी, बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती थी ऑनलाइन। अब ये पुराने वाले टेररिस्ट नहीं हैं, ये सब टेक्नोक्रेट्स हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से चलते हैं। इनके पास में तमाम इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम तरह के सोशल मीडिया, सर उसी के जरिए तो रेडिकलाइजेशन का काम चल रहा है, उसी के जरिए तो आतंकी पाठशाला चल रही है। दानिश कुरैशी जी को नहीं समझ आ रहा है ये आतंकी पाठशाला कैसे चल रही थी भाई? अभी हमारे साथियों को दर्द हो रहा है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी से दर्द हो रहा है, अभी कोर्ट के नतीजों पर पहुंच रहे हैं। अरे आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पे इंतजार तो कीजिए। आपको ना अदालत पर विश्वास है, ना आपको पुलिस के ऊपर विश्वास है। मुझे लगता नहीं आपको हिंदुस्तान में किसी पर विश्वास होगा। इसके तमाम तार पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं, अलकायदा, तालिबान से बिल्कुल निकल कर आ रहे हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर जो हरकतें हो रही हैं, और मैं एक और चीज बता दूं, जो बात शायद लारी साहब को पसंद ना आए या फिर साजन सिंह को पसंद ना आए, मैं एक बार कौशल जी आपके पास आ रही हूं। कौशल किशोर जी, मुझे यह बताइए, जो प्रात योगी आदित्यनाथ कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, उन्होंने कल बात कही ह्यूमन इंटेलिजेंस की। उन्होंने कहा कि आसपास जो लोग रहते हैं उनके जरिए ही बहुत सी चीजें साफ हुई है, क्योंकि लोग जानकारी देते हैं और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस का हम महत्व समझते हैं। यानी ये जो जहां रह रहे हैं वहीं के लोगों ने जानकारियां दी हैं। ये उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं लारी साहब जो जानकारी दे रहे थे। कौशल किशोर जी पहले बोलेंगे। जी बोलिए सर। सुचरिता जी, आप इसकी गंभीरता को समझिए। हम इसकी राजनीति में नहीं जाना चाहते। हाँ। हमको तो इस बात का इतनी पीड़ा हो रही है कि आतंकवाद के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। आतंकवाद के नाम पर भी वोट बटोरने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। आतंकवाद के नाम पर वोट कैसे मिल जाएगा भाई इस देश में? हम तो उस जगह बैठे हुए हैं बनारस में जहां आतंकवाद को देखा है नंगी आंखों से। यही कुकर बम से संकट मोचन मंदिर में, प्रख्यात संकट मोचन मंदिर में यही कुकर बम से विस्फोट हुआ था, 40 लोग मरे थे। यही जो है गैस सिलेंडर से विस्फोट हुआ था दशाश्वमेध घाट पर, वहां कितने लोग मरे थे। यही कचहरी में बम विस्फोट हुआ था, कितने लोग मरे थे। यही ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था, कितने लोग मरे थे। तो अब कुकर बम और सिलेंडर बम, कल जो है अमरूद बम, इस समय आम का सीजन है, आम बम, ये बमों का सिलसिला। और सर मानव बम, हम नागरिक हैं, हम तो राष्ट्र से सुरक्षा चाहते हैं। हम मानव बम तो मान लीजिए आपने कहा कि राजीव गांधी मानव बम से चले गए, तो अब कुकर बम के बाद अगर देश में हाँ। मानव बम के आधार पर अगर लोगों की जान हत्याएं की जाएंगी तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। ये मानव बम के लोग कौन? मैं आपको कौशल जी मैं आपको एक बार अपने दर्शकों को भी बता दूं, जिस मानव बम की हम बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे अलग अलग तरीके से ये आतंकी मॉड्यूल्स काम करते हैं, और उन्हीं में से एक मानव बम जो चौंकाने वाली और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि मानव बम का ये महिला कनेक्शन, किस तरह से महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पूरी कोशिश ये थी कि इन महिलाओं को मानव बम के लिए प्रिपेयर किया जाए, रेडी किया जाए। 3 महिलाएं सीधे आतंकियों के संपर्क में थी। ये जानकारी पूछताछ में सामने आ रही, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी ये 3 महिलाएं। दर्जन भर महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, यानी कि आप मानव बम कैसे बन सकते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा। और कैसे दी जा रही होगी ये ट्रेनिंग? सोशल मीडिया के जरिए ही, उस इंटरनेट के जरिए ही जिसको नकार सकते हैं भले ही दानिश कुरैशी, लेकिन उसी के जरिए ये ट्रेनिंग दी गई। साजिश के तार लखनऊ से कानपुर तक जुड़े हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। अब ये तीनों महिलाएं बताया जा रहा है फरार है, मोबाइल ऑफ करके फरार है, लेकिन इन तीनों महिलाओं को खोजने की कोशिश चल रही है, क्योंकि कुकर बम का मजाक उड़ा सकते हैं दानिश कुरैशी, लेकिन मानव बम अगर इस पर काम हो रहा है, अलग अलग तरह के किस तरह से
ब्लास्ट करने हैं, उनमें कुकर बम भी है, उनमें मानव बम भी है। क्या इसको गंभीरता से नहीं लेंगे हम? तारिक साहब, इसको गंभीरता से ना लें, ये जो जानकारियां छनकर सामने आ रही, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, एक कम्युनिटी देखकर निशाना बना रहे हैं? नहीं मैडम, मैं एक बात कहूंगा। पहले तो आपका नाम सुचारिता जी है, कोई आदमी आपको थोड़ा बदतमीजी से करे तो ये अच्छी चीज़ नहीं। मैं अपने भाइयों से कहूंगा थोड़ा कायदे से बात करिए। लेडी बैठी हैं, मैम कहिए, मैडम कहिए, सुचारिता जी कहिए, चिल्लाइए आप ज़रूर, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये रही जो आप अभी मानव बम और उसकी बात करिए, जब इनका कुकर बम जो है हवा में उड़ गया तो ये मानव बम की कहानी ले आए। तीसरी बात है, हैंडलर बैठे हुए वहाँ से कर रहे हैं। ये जो आदमी है मुशीरुद्दीन मुशीर या क्या, जो दो पकड़े गए हैं, इनके ज़रिए कानपुर बात करते थे, नेपाल बात करते थे। मैडम कानपुर में 90% रिश्तेदारियाँ हैं और नेपाल में सगे मेरे चाचा रहते हैं जिनसे दिन में 2 बार बात होती है और कानपुर में दर्जन भर बात होती है। नहीं तो सर इसका क्या मतलब है? क्या मैं भी कल इनके नहीं, इसका क्या मतलब है? आपकी रिश्तेदारियां हैं तो क्या ये लोग कानपुर में नहीं ऑपरेट कर रहे हैं? क्या आप मुहर लगा रहे हैं कि ये ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वरना मुझे पता होता? हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग। मैम पूरी बात नहीं, लारी साहब, ये जानकारी का मतलब क्या है इस बहस में कि मेरे 90% से ज्यादा रिश्तेदार हैं? मैम पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगी। मैं आतंकवाद, मैं नहीं, मेरे सब लोग आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। हम आतंकवादियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाते हैं। लेकिन आप अपनी पुलिस पर सवाल उठाते हैं, आतंकवादी के नाम पर आप अपनी पुलिस पर सवाल जरूर उठाते हैं। सर उनको क्लियर, नहीं, एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, समीर सिंह जी है, वो जवाब देंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं बताइए खुलकर, क्योंकि मैं तो आपके नेता की बात कर रही हूँ। पुलिस को क्लियरेंस, पुलिस पर आरोप तो वही लगाते हैं। यूपी पुलिस और एटीएस पे उतना ही यकीन करते हैं। नहीं, अब यकीन करते हैं। आपके नेता तो यकीन नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं मैं पुलिस पर भरोसा नहीं करता, यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं करता। उतना ही यकीन करते हैं जितना अर्नब गोस्वामी जी यकीन करते हैं बॉम्बे पुलिस पर। नहीं, यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं करता कह रहे थे वो। बॉम्बे पुलिस पर हम भी उतना ही एटीएस और यूपी पुलिस पर यकीन करते हैं। बेगुनाह है, एटीएस की इन्वेस्टिगेशन करना बेगुनाहों को पकड़ना है क्या? आतंकवादियों को पकड़ना बेगुनाह की सर्टिफिकेट आप देने के लिए बैठे? बिल्कुल। एक आप लोग की सेट मानसिकता, उस मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। ये चुनावी आतंकवाद है, ये चुनावी आतंकवाद है हुजूर अली, ये चुनावी आतंकवाद है। आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए, ये हाफिज सईद से मिलने वेद प्रकाश वैद्य क्यों गया था? हाफिज सईद से मिलने वेद प्रकाश वैद्य क्यों गया था, ये बताइए। वेद प्रकाश वैद्य गया था कि नहीं गया था? हाफिज सईद से मिलने वेद प्रकाश वैद्य क्यों गया था, आप ये बताइए। एक आतंकवादी से आतंकवादी ही मुलाकात करता है और आतंकवादी ने आकर यहाँ आतंकवादियों को सारी जानकारी दी कि क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, वेद प्रकाश वैद्य हाफिज सईद से मिलने क्या करने गए थे? कहाँ बम प्लांट करना है वेद प्रकाश वैद्य ये बताने गए थे? किन बेगुनाहों को फंसाना है ये बताने गए थे? कब बम प्लांट करना है ये बताने गए थे? आप ये बताइए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है वेद प्रकाश वैद्य हाफिज सईद, आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मिलते हुए। लारी साहब, आप बिल्कुल साफ लफ्जों में बताइए। एक मिनट समीर जी, मैं यहाँ पर इस आतंकी साजिश की बात कर रही हूँ जिसके तार किस तरह से फैलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए कि किस तरह से आतंक के तार लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। ये तो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। लारी साहब सुनिएगा, साजन सिंह जी सुनिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास आ रही हूं, और गौरव गोयल जी आपके पास आ रही हूं। लखनऊ को दहलाने की साजिश थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने की साजिश थी। बकरीद से पहले धमाके का प्लान था, यह भी सामने आ गया है। दोनों आतंकियों के जरिए यह साजिश रची गई, जो कि स्लीपर सेल माने जा रहे थे, जिन्हें एक्टिवेट किया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की गई। यह कहा गया कि ये दोनों किस तरह से खुद इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर गए, वहां रेकी की गई, और मंगलवार का दिन भी चुना गया था धमाके के लिए, क्योंकि मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ होगी। योजना के लिए कश्मीर से 2 कमांडर आने वाले थे। देखिए सारी पूछताछ इस वक्त जारी है, और कैसे तार कश्मीर तक जुड़े हैं और कश्मीर से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कमांडर तौहीद और मूसा ये नाम बताए जा रहे हैं। कमांडर तौहीद और मूसा किस तरह से कश्मीर से आने वाले थे और इस पूरे धमाके को, ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे। ई रिक्शा से कुकर बम रखने की पूरी प्लानिंग थी, और मिन्हाज ने
ये जिम्मा मुशीर को दिया था, सैकड़ों लोगों को मारने का ये प्लान था। मैं इसीलिए साजन सिंह जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए कि क्या पार्टी हित से बड़ा देश हित नहीं है, या फिर वोट ही देखते रहेंगे आप लोग? बिल्कुल जी नहीं। देश का ज्वलंत मुद्दा है आतंकवाद। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई जाति होता है, लेकिन साबित होना चाहिए कि वो आतंकवादी हैं। बिना साबित होने किसी के गले में आतंकवाद का पट्टा पहनाने के पहले जांच पूरी होने दीजिए। 14 दिन का एटीएस को रिमांड मिला है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये भारत का लीगल हिस्ट्री रहा है, ये इतिहास रहा है कि किस तरह से टाटा का मिसयूज हुआ है, किस तरह से यूएपीए का मिसयूज हो रहा है, किस तरह से सेडिशन लॉ का मिसयूज हो रहा है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि 4.5 सालों तक कुछ नहीं हुआ। आप सपा के गुंडई सरकार को हटा करके आप सत्ता में आए हैं इस विश्वास के साथ कि लॉ एंड ऑर्डर को हम दुरुस्त करेंगे, और 4.5 साल के साल नाक के नीचे एटीएस पकड़ रही आतंकवादी को, तो आपके व्यवस्था पे सवाल नहीं उठ रहा है क्या? नहीं, मेरी बात सुचारुता जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए मुझे। मेरा साजन जी, आपने तो क्लीन चिट दे दी, अगर आप ये कह रहे हैं जो एटीएस ने पकड़ा, आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं इन लोगों को। मंशा आपकी साबित हो रही है। आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? मुझे ये बताइए, आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं राजनीतिक मंशा के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुचारुता जी, जांच पूरी मुझे ये बताइए। नहीं सर, मुझे ये बताइए, सर मुझे एक बात बता दीजिए, कल यूपी में चुनाव हो, और आज कोई आतंकी घटना के सबूत मिलते हैं तो पुलिस कार्रवाई न करे, सरकार कार्रवाई न करे, वरना आप लोग कहेंगे कि इस समय क्यों? क्योंकि कल वोट पड़ने, ये क्या लॉजिक है सर? जनता पार्टी अपना पीठ थपथपा कर रही है। मैं मंशा पे सवाल नहीं, सुचारुता जी, मैं मंशा पे सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 24 घंटे में अरेस्ट को नहीं हुए हैं, और सारा का सारा ब्लूप्रिंट कहां बम फट रहा है। सर 24 घंटे अरेस्ट को नहीं हुए सर, रविवार है, आज कौन सा दिन है सर? सर रविवार को अरेस्ट हुए, आज कौन सा दिन है सर? 24 घंटे नहीं हुए, आप कह रहे हैं बड़े आसानी से। सर 72 घंटे होने को आए, आप कहाँ हैं? 24 घंटे नहीं हुए कह रहे हैं आप। 72 घंटे। 13 तारीख सर एक मिनट सर, ये 2 आतंकी कब पकड़े गए? ये 2 आतंकी कब पकड़े गए सर? ये कहाँ उड़ाया? ये साजन जी, ये 2 आतंकी कब पकड़े गए, मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं एटीएस के कार्यपाई पे सवाल बिल्कुल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं एटीएस के कार्यपाई पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं गौरव गोयल जी कि राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए क्या सर पॉलिटिकल माइलेज इसमें क्या है? मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल आतंकवादी तभी होता है जब साबित कोर्ट करेगी उसको। तो उससे पहले आप क्लीन चिट दे रहे हैं गौरव गोयल जी, हम क्लीन चिट दे दें, अभियुक्त हैं अभी, वो कह रहे हैं क्लीन चिट क्यों? क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन राजनीतिक मंशा पे उठा रहा हूं। तो सर राजनीतिक सर तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोगों की भी दिखती है ना सर। आप क्यों बचाव में उतरे गौरव जी? ये क्यों बचाव में उतर आए उन आतंकियों के? ये क्यों बचाव में उतर आ रहे हैं? जी अफजल कसाब ने जब देश पर आतंकवादी हमला किया था, चाहे उसको फांसी 5 साल बाद हुई हो, लेकिन इस देश ने उसको आतंकवादी माना। मुझे दुख होता है सर, वो वकील है, होता है कि कभी भी देश के हक में बात क्यों नहीं करते हैं। अपनी ही सेना पे, अपनी ही पुलिस पे ये प्रश्न करते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान भी बात नहीं कर सकता है, ये वो भाषा बोलते हैं। जो दुश्मन देश की भाषा नहीं बोल सकता है, ये वो लोग बात करते हैं। ये कोई आतंकवादी मानव बम तो है ही है। ये इस देश के अंदर ऐसे लोग एक वैचारिक मानव बम, ये वैचारिक मानव बम की श्रृंखला है। ये अच्छा साजन जी, एक मिनट सुनिए तो उनकी बात। ऐसा फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। हम और आप बोलिए गौरव जी। 2 तरह के, अब मैं ये कंफर्म हो गया हूं, मुझे आज ये कंफर्म हो गया कि देश में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कोई मानव बम ही नहीं है, लेकिन इन जैसे लोग वैचारिक मानव बम का काम करते हैं। ये अपनी ही सेना, अपनी ही पुलिस पे प्रश्न नहीं उठाते हैं। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश को देश को दिलाने की कोशिश करता था, ये उनके साथ में जाके खड़ जाते हैं। बड़े सॉफ्ट नैरेटिव से बिल्डअप करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम प्रश्न तो नहीं उठा रहे, लेकिन जी मैं एक मिनट आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इस पूरी तफ्तीश अभी भी जारी है और एडीजी प्रशांत कुमार क्या बोल रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि इसी पूरे मामले से जुड़े हुए आतंक के तार लगातार पुलिस खंगाल रही है। इसमें जो मुस्तकीम है, इसको पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी, और इसने मिनाज और मशरुद्दीन को पूरे घटनाक्रम में लगातार मदद की, और जो मुईद है
मुईद ने मुस्तकीम के माध्यम से मिन्हाज को पिस्टल उपलब्ध कराई तथा शकील ने असलाहों के प्रबंध करने के में मुख्य भूमिका निभाई तथा मिन्हाज को भी इस कार्य में सहयोग किया। तो इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद से पुलिस अग्रिम कार्रवाई इनसे भी करेगी। सर, एक षड्यंत्र को ब्रेक डाउन किया गया। अब तक इन लोगों से पूछताछ में क्या निकला, क्या ये लोग प्लान कर रहे थे, क्या कुछ करने वाले थे जिसको इतने बड़े ऑपरेशन को, इतने बड़े उसको डीबंक कर दिया यूपीएटीएस ने? ये इनका जो मुख्य उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण जगह पे तथा किसी स्मारक पे जाके आतंकवादी गतिविधि करना, बम विस्फोट करना था, जिससे कि भारी मात्रा में जन हानि या किसी भी चीज़ को डैमेज किया जा सके तथा पर्याप्त समाज में भय पैदा करने का उद्देश्य था। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ दानिश कुरैशी साहब, मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात मानूं या मैं दानिश कुरैशी की बात मानूं? दानिश साहब, और उसके बाद में गौरव जी आपके पास आ रही हूँ वापस। देखिए जी, बिल्कुल किसी की बात मत मानिए, न दानिश कुरैशी की मानिए, न एडीजी की। कोर्ट फैसला जो क्यों ना मानूं मैं एडीजी की बात, और सर्वोच्च होगा, क्योंकि आखिरकार न्याय वही होगा। सुन तो लीजिए, मेरी बात तो खत्म कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि क्या पुलिस पे विश्वास नहीं है। हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि हम स्टेट के इंस्टीट्यूट और सेंट्रल के इंस्टीट्यूट अपने पॉलिटिकल, अरे सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप खामोश हो जाइए। मैं आपको बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। तहजीब की अलामत दिखाए मुझे बोलने। अब मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के कमिश्नर को अरेस्ट करने सेंट्रल इंस्टीट्यूट गया था। क्या हुआ था स्टेट, क्या किया था स्टेट पुलिस ने? क्या आप वाकिफ नहीं है? नहीं, क्या आप वाकिफ नहीं है उन चीजों से? नहीं, क्या हुआ था बंगाल में? याद नहीं है आपको? किस तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट? एक सेकंड गौरव जी, एक मिनट। दानिश कुरैशी साहब, मैं एक बात कहना, दानिश कुरैशी साहब, मैं एक चीज कह दूं सर। दानिश कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि इस देश के विपक्ष को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है देश हित के मामलों में। दानिश कुरैशी साहब, मेरी बात सुनिए। दानिश साहब, देश हित के मुद्दे पर जब आम आदमी भी आप लोगों को सुनता है तो उससे पीड़ा उठती है, क्योंकि देश हित के मुद्दे पर आवाज एक होनी चाहिए। आतंकवाद से अगर पुलिस जूझ रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है, तो आवाज एक होनी चाहिए कि यह कार्रवाई सही है। उसमें भी राजनीतिक नफा नुकसान आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां बता रहे हैं उन्हें फायदा होगा, आप कैसे फायदा खोज रहे हैं इसमें? एक चीज कहना चाहूंगा। गौरव जी बोलिए। जी, मैं ऐड करना चाहूंगा जी, मैं इतना ऐड करना चाहूंगा, अगर इस बुद्धिजीवी दानिश जी की, क्या नाम इनका, दानिश जी की बात मानी जाए, तो शायद पुलिस को उन आतंकवादियों को पकड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये उस दृष्टि में ये सॉफ्ट नरेटिव, रॉन्ग नरेटिव बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं। इनकी लैंग्वेज से पता लगता है कि ठीक है, 5 साल 6 साल जब भी कोर्ट इनको फैसला देगी तब ये आतंकवादी डिक्लेयर होंगे, लेकिन आज ये आतंकवादी नहीं है। आज ये स्टेट गेस्ट हैं। ये इनकी लैंग्वेज से ये पता लगता है। मुझे लगता है दिस पर्सन हैज लॉस्ट इट्स माइंड। बिल्कुल आप साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कह के बता दीजिए। 40 साल की सर्विस के बाद कोई एडीजीपी बनता है, 40 साल की सर्विस के बाद कोई आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी बनता है, और उसने अगर इन्वेस्टिगेशन करी है तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में उनको, भाई आपका साध्वी प्रज्ञा से आपको बहुत प्रेम है दानिश कुरैशी साहब, आप हर बार उनको ले आते हैं हर बहस में। दानिश कुरैशी साहब, साध्वी प्रज्ञा को आप हर बहस में लाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड, मैं एक बात आपको बताऊं, कौशल किशोर जी, भाई उनको इलेक्शन कमीशन ने, अगर उसका नाम इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए दानिश कुरैशी, आपको उनसे ऑब्सेशन है, आप बार बार उन्हें लाते हैं, वो आपकी दिक्कत है। लेकिन यहां पर मैं, अगर पुलिसिया कार्रवाई कुछ हो रही है, उस पर आपको सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया सर? मुझे ये बताइए। आपको नहीं लगता वो योगी आदित्यनाथ, कौशल जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बम फटता है, वो मजहब नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, बकरीद से पहले बम फटता,
कांवड़ यात्रा से पहले बम फटता है, धर्म देखता क्या? मैं तो क्रिमिनल है जिसके ऊपर एक सेकंड कौशल जी बोल रहे हैं, कौशल जी बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। स्पष्ट कर रहा हूं कि सुचारिता जी, योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की एटीएस और पुलिस को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने सक्रियता से इस आतंकवादी मॉड्यूल को खोज निकाला, और जो लोग पकड़े गए सारे लोग अपने पोल खोल देंगे और ये मॉड्यूल ध्वस्त हो जाएगा। अब आप कल्पना करिए कि मानव बम से फटता अगर तो कितने लोग मारे जाएंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा भी हो। अगर मानव बम बनाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है तो इससे भयानक षड्यंत्र और क्या हो सकता है? ये मानव बम क्यों बनाए जा रहे हैं? स्टेट को, राज्य को नस्तानाबूद करने के लिए, डेवलपमेंट के अवधारणाओं को ध्वस्त करने के लिए, राजनीति में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, राजनीति में आतंकवाद के माध्यम से चुनावी राजनीति का नैया पार करने के लिए। आखिर में यही तो राजनीति हो सकती थी। लेकिन मैं तो ये जानता हूं, मैं चूंकि मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने आतंकवाद देखा है। एक सेकंड जिस तरह से चीजें रूप काट जाता है। बहुत अच्छा किया आप योगी आदित्यनाथ, बहुत अच्छा किया। ये आप साध्वी प्रज्ञा न जाने का, इस पर मत जाइए। आप वर्तमान समय में रहिए। आतंकवाद का अगर संकट गहरा रहा है, संकट गहरा रहा है, तो देश की पुलिस को, देश की सुरक्षा व्यवस्था को सक्रियता से काम करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो लोग आतंकवाद, नहीं इस तरह से मत बोलिए साजन जी, साजन जी ये भाषा नहीं है। मेरे मेहमान हैं, आप भी हैं, वो भी हैं, ऐसे भाषा मत इस्तेमाल करिए। एक मिनट साजन जी, किसको क्लीन चिट दूं? किसको क्लीन चिट दूं? एडीजी बैठकर जिन आतंकियों के बारे में बोल रहे हैं उन्हें क्लीन चिट दूं? आतंकवाद बड़ा नहीं है। एक सेकंड कौशल जी एक मिनट, साजन जी किसे क्लीन चिट दूं? जिन आतंकियों को समाज की सुरक्षा चाहिए। अच्छा कौशल जी एक मिनट बोलिए, साजन जी बोलिए। हम तो रुक गए। सुचारिता जी, ये पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है ना कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो सुपरमैन भी है। वो अपने मुख्यमंत्री निवास से उड़े, कुकर पकड़ा, ले जाकर के सरजू में डुबा दिए और सारा यूपी को बचा लिया। अरे साबित कर लो, पहले जांच होने दो। इस परसेप्शन को बिल्डअप मत करिए आप, चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि आप सेवियर है यूपी के। जी नहीं, सारे के सारे ज्वलंत मुद्दे, कोरोना का इतना मिसमैनेजमेंट है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सारे मुद्दों को हटा करके सारा का सारा मुद्दा आपने कुकर में डाल दिया। अरे कुकर में बम नहीं फट रहा था, सर डिफ्यूज हो रहा था कुकर में। राजनीतिक प्रेशर जो आपके ऊपर में माउंट हो रहा है ना, ये डिफ्यूज हो रहा है। और एक सेकंड मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ साजन जी, एक मिनट साजन जी, आप कहते हैं जांच हो जाने दीजिए। एक मिनट कौशल जी, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं साजन जी आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, तो जांच में ऐसा क्या निकल जाएगा जो आपको संदेह है? क्या निकलेगा जांच में जिसको लेकर आपको संदेह है? बताइए जरा। नहीं, क्या संदेह वही निकलेगा जो हो रहा है। नहीं संदेह क्या है? हमारे यहाँ कानून का राज है, संविधान को चल। सर ये सब भाषण मुझे मत दीजिए, मैंने आपसे पूछा संदेह क्या है। आप बार बार कह रहे जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। संदेह क्या है सर? आतंकवादी है, क्या संदेह? आतंकवादी नहीं हो जाता है। मतलब आप बचा रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं, 14 दिन का आप बचा रहे हैं। आपको संदेह क्या है कि ये मासूम है, इन्हें पकड़ लिया? क्या प्लान था? एटीएस ने इनको बताया। साजन जी मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपको संदेह क्या है? एटीएस की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लीक कैसे हुआ? वेदभूषण जी इनको अच्छा लग रहा था। साजन जी आप नहीं, आप देखिए खुलकर, आप बड़े आराम से बड़ी स्मार्टली बैटिंग कर रहे हैं। आप स्मार्टली बैटिंग कर रहे हैं, आप ये भी नहीं बता रहे संदेह क्या है। बताइए ना, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मासूम है, इन्हें देखकर, इनका मजहब देखकर इन्हें फंसा दिया गया, यही बोलना चाह रहे? खुलकर बोलिए ना, फिर मुझे मंशा साफ हो। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एक सेकंड, वेदभूषण जी, अगर उस कुकर बम का तो बड़े स्मार्टली इसको डेविएट किया गया है। मुझे एक बात बताइए भाई, एडीजी प्रेशर कुकर बम निकाल कर, मुझे सबकी आवाजें आ रही है, मैं ऐसे नहीं सुन पा रही हूँ। पीसीआर प्लीज मुझे एक बात बताइए वेदभूषण जी, ये प्रेशर कुकर बम लेकर दिखाया गया और जिस तरह से पूरी ये साजिश एडीजी सामने रख रहे हैं, ये झूठ बोल रहे होंगे क्या? ये आतंकी मॉड्यूल भी क्या पुलिस सामने रख रही है? सुचारिता, मेरा एक सवाल है जो आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि ये जो पुलिस रिमांड दिया जाता है, यदि उनको नॉलेज है
तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस रिमांड देते टाइम अदालत इस चीज को देखती है कि प्रथम दृष्टया कोई ऑफेंस, कोई क्राइम बनता है नहीं बनता, तब पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है। वकील साहब आपके चैनल पर हैं, अच्छी तरह आपको बताएंगे। इसका मतलब अदालतों पर भी विश्वास नहीं है। अदालत भी पुलिस के साथ मिली हुई है। ये वो लोग हैं जब सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। मैं इसीलिए कह रही हूँ वेदभूषण जी की आतंक की पाठशाला है और उस पाठशाला का सफाया होगा। उस सफाए में कौन कौन किधर खड़ा है ये जनता देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।